हेलो एंड वेलकम गाइड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूं। और देखिए, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि हमने खंड शिक्षा अधिकारी का पहला प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको दे दिया है। उसमें दो पार्ट में वो डिवाइड है और ये भी दो पार्ट में ही डिवाइड होगा। जो आपको पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर अभी पीछे पोस्टपोन्ड हो गया था वो आगे देखिए। अब ये जो कोरोना से आप जानते हैं कोरोना महामारी चल रही है। अब ये कोरोना महामारी से लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही पेपर का कोई डिसीजन होगा। तो इस जब तक ये है तब तक आप हैं तो तैयारी अपनी करते रहिए और हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट आपको दें और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाएं, अच्छे से अच्छी चीज़ आपको बताएं। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो जुड़िए आप परीक्षा टारगेट से और देखते रहिए हमारा चैनल परीक्षा टारगेट। आज ये मैं जीएस और मैथ के कुछ 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। और अगर देखिए आप इसमें से 25 क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आप मेरे साथ ही चलिए और आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और देखिएगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उसके बाद पता लगेगा कि आप देखिए आपका स्कोर क्या है। जो स्कोर हो आपका वो मुझे आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो देखते जाएं वो कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण की क्षमता क्रम बताना। अब मिट्टी देखिए, सबसे जैसे जल धारण की क्षमता तो आप जानते हैं। देखिए मिट्टी का जैसे आपको पता है, सबसे पहले एक तो होता है देखिए मृत्तिका, गाद, बालू। अब मृत्तिका कौन सी होती है? तो मृत्तिका जो होती है उसे कहते हैं किले। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किले। और दूसरी होती है ये गाद। इसे गाद को हम जैसे कहते हैं इंग्लिश में सिल्ट। और ये जो होती है बालू, इसे हम कहते हैं सैंड। तो ये घटता क्रम पूछा है। तो सबसे कम जो पानी की एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो बालू में होती है और इससे कुछ ज़्यादा होती है सिल्ट में, यानी इसमें गाद में। और सबसे ज़्यादा जो पानी को एब्जॉर्ब करने की यानी कि जल धारण करने की क्षमता होती है वो मृत्तिका में होती है। तो ये इसका घटता क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा मृत्तिका में होती है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। और अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता कि सबसे कम जो है वो जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती, तो वो होती है बालू में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हारमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? हारमुज जल संधि। तो अगर आपने जल संधियाँ पढ़ी हों तो ये हारमुज जल संधि के बारे में आपको बता दूं। जैसे ये काला सागर और मृत सागर की बात चल रही है। देखिए काला सागर और मृत सागर के बीच में कौन सी है? यह है बास्फोरस जल संधि। ये आपने पढ़ी होगी। तो अगर आपने जानते हैं तो ये इसके बीच में है बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि, जल संधि ये इसमें है। और इसका जो ये है हारमुज जल संधि वो पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। नहीं, इसका आंसर होगा बी। कौन सा आंसर होगा इसका? बी। तो देखिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आकाश गंगा की जो परिक्रमा होती है तो उसमें देखिए ये सूर्य कितना समय लेता है वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यह गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, ये 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से सूर्य जो है वो आकाश गंगा के केंद्र की ओर ना परिक्रमा करता है। इसकी स्पीड होती है, अगर आप स्पीड भी जानना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये होता है 230 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होती है इसकी स्पीड जो आकाश गंगा के चारों ओर सूर्य लगाता है। और ये कितना समय लेता है? ये लेता है 25 करोड़ वर्ष। यानी इसका आंसर है सी, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की बात हो रही है। तो देखिए ये है, पहला तो है गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, महानदी ब्रह्म जलमार्ग। तो इसका जो आंसर होगा मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। इसका आंसर होना चाहिए डी, यानी इसका आंसर डी है। गंगा भगीरथी जो है हुगली नदी जलमार्ग, ये है गंगा भगीरथी हुगली नदी जलमार्ग। इसका आंसर है डी है, गंगा भगीरथी हुगली नदी जलमार्ग। और ये कहाँ तक है देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं।
ये प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक, कहाँ तक है ये, प्रयागराज से ये हल्दिया तक, यानी प्रयागराज जो नाम है वो अभी किसका पड़ा है, इलाहाबाद का। और ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग यही है, तो इसका आंसर होगा डी। पांचवा देखिए, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो दाल ने तो आपको पता ही है, अगर आपको याद ना हो तो सब, दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये है कानपुर में। तो अगर आपको ये याद भी करना है तो एक ट्रिक है, देखिए कानपुर के लोग दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कानपुर में सबसे ज़्यादा क्या खाई जाती है, दाल खाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दलहन अनुसंधान संस्थान वो कानपुर में है। आगे देखिएगा, भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। अब दो राज्य है, देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क जो उत्पादन होता है वो होता है उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, यानी कहाँ कहाँ होता है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, तो ये है एमपी में होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको अगर चाहें तो एमपी के बारे में बता दूं, तो एमपी जो है, देखिए एमपी की राजधानी आपको पता ही है, एमपी की राजधानी भोपाल। और एमपी में कितने ज़िले हैं, एमपी में 55 ज़िले, ठीक है। और अगर आप जनसंख्या जानना चाहें तो एमपी की जनसंख्या है, देखिए इसमें 72, 626 और 809, इसे आप कहेंगे 7,26,26,26,809, ये जनसंख्या है एमपी की। आप अगर जानना तो एमपी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। और एमपी जो गठन हुआ था एमपी का, वो एमपी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और एमपी के इस टाइम मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी। और एमपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में 231 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में हैं 29। दूसरा देखिए, ये इसलिए मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा कि 1 नवंबर 2000 एमपी असल में जो था क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था पहले। ये कब तक था, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी 1 नवंबर 2000 से पहले एमपी जो था वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। क्या अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो है एमपी जो है अब उसमें से 16 ज़िले कट गए। कितने से कट गए, 16 ज़िले। तो अब जो पहले नंबर पे है वो राज्य अगर हम इसके देखें तो वो है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये बात कर रहे थे हम एमपी की। यहाँ पर लौह अयस्क के मामले में सबसे ज़्यादा, और दूसरा है उड़ीसा। और दूसरा उड़ीसा के बारे में भी आप जानना चाहें तो उड़ीसा जो है उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा की जनसंख्या भी 4,19,74,218। और उड़ीसा में कितने ज़िले हैं, अगर देखिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो उड़ीसा में 30 ज़िले हैं। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं इस टाइम गणेशी लाल जी हैं, श्री गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक। ये सारी बातें देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप इसे समझ जाएं। तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चलिए, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, तो जिला न्यायाधीश शब्द जो आया है संविधान के, ये मेरे हिसाब से देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, तो अनुच्छेद 233 में ये आया है, अनुच्छेद 233। तो इसका आंसर होगा डी। आप थोड़ा गैस मारते रहिएगा, ये है आंसर डी। और ये भाग 6 के अध्याय 6 का अनुच्छेद 233 है, यानी भाग 6 का अध्याय 6 और उसका अनुच्छेद है 233, ठीक है। दूसरा, हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ संपन्न, तो वो हुआ है मेरे भाई ग्रेटर नोएडा। कहाँ हुआ है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी को 2 दिन में कार्य करने के पश्चात 1 दिन का विश्राम करता है और पुनः 2 दिन कार्य करने के पश्चात फिर 1 दिन का विश्राम करता है, तो ये क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने पर 100 रुपये मिलते हैं, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक कितने मिलेंगे। तो अगर भैया इतनी बात करनी है तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, बात करनी है सोमवार से शनिवार, तो सोमवार से शनिवार तक कितने दिन बैठते हैं, 6।
6 दिन बैठते हैं, तो जब 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन की छुट्टी ले रहा है तो पहले 2 दिन कार्य किया तो फिर हॉलीडे, फिर 2 दिन कार्य किया फिर हॉलीडे, और फिर 2 दिन कार्य किया, तो हॉलीडे कितने हो गए, 2 छुट्टी हो गई। इसमें छुट्टी कितनी हो गई, 2। और कितने दिन काम करा है, तो काम करा है उसने 4 दिन, और छुट्टी कितनी है, 2 दिन। पूछा क्या है, 100 रुपये मिलते हैं, तो सोमवार से शनिवार में कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए अब जब 100 रुपये 1 दिन के मिलते हैं तो 4 दिन काम कर रहा है, तो 4 गुणा 100, तो 400 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 400 रुपये। ये था मैथ का क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आगे चलिएगा, देखिए मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 5 संख्याओं का माध्य 8 है। आप देखिए ये तो क्वेश्चन आपको सब में ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप करते रहिएगा। तो देखिए अगर आप समझ रहे हैं ध्यान से, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 8, तो कितना हो गया, 5 8 40। और दूसरा कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 है, यानी 3 संख्याओं का 6 है, तो 6 तिया 18। सबट्रैक्ट कीजिए, 40 में से 18 गए तो कितना बचता है, 40 में से 18 जाके बचता है 22, और 22 बचता है। तो ये पूछा गया है पहली संख्या का माध्य बताना है, तो 22 से माध्य निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दो तो माध्य हो जाएगा 11। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये 3 संक्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि वो पहले वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक बताना। ये भी देखिए जैसे 3 पूर्णांक है, सपोज कीजिए हमने मान लिया एक है x, एक है x+1 और एक है x+2, ये 3 पूर्णांक हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले का वर्ग है x² और दोनों का गुणनफल यानी x+1 और x+2, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास समीकरण बनती है x² प्लस और बराबर में हमें क्या होगा 154। तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिए x², इसे आप अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा ये भी x² प्लस के 2x और प्लस के x और प्लस 2 और बराबर 154। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, देखिए 2x² और प्लस के 3x और माइनस का 152। तो आप इसका यहाँ से फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर यहाँ से बैठते हैं, यानी फैक्टर बैठेंगे 2x प्लस 19, देखिए 2x प्लस 19, 2x प्लस 19 और एक बैठेगा देखिए x माइनस 8, कितना बैठेगा x माइनस 8। तो प्लस वाला जो है छोड़ देंगे और हमारा जो है x बराबर 8 आएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम x 8 आ जाएगा तो एक हमारा 9 होगा और एक होगा 10 होगा। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछी तो सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 10। ईजी है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। देखिएगा किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 बचता है, यदि उस संख्या को 37 से भाग दे तो कितना बचेगा। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है, सीधा से मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसका मान लीजिए भागफल जो है, इसमें आप ऐसे मान लीजिएगा कि भागफल जो है इसका k है, भागफल k है। तो आप देखिए 296 संख्या है, 296 और तो हमने इसे k से डिवाइड, k से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कितना आता है 75 शेष बच रहा है। आप इसे भी यहाँ से फैक्टर करिए, 296 के तो फैक्टर करेंगे हम, तो 37 प्लस 8k ये बनेगा, और प्लस हम चाहेंगे तो हम इसे भी 75 को तोड़ सकते हैं, 37 और गुणा 2 और प्लस 1, यानी 37 दूनी 74 और 1 75। तो 37 यहाँ से देखिए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 37, तो बचेगा 8k प्लस 2, 8k प्लस 2 और ये प्लस का 1 इधर हो जाएगा। तो 37 से भाग देने पर जो है वो हमारा 1 शेष बच, 37 से भाग देने पर हमारा 1 शेष बच जाएगा। दूसरा देखिएगा तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 1। क्या होगा, 37 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मुद्रा आपूर्ति की तरल माप है। अब मुद्रा आपूर्ति की तरल माप जो है, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा तरल जो होते हैं वो होता है M1, और ये M2 होता है M1 से कम, M3 होता है ये M2 से कम, और M4 होता है सबसे कम। सबसे कम तरल तो होता है M4,
सबसे कम तरल है ये, सबसे कम तरल और सबसे ज़्यादा तरल है ये, तो आंसर होगा M1। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो इन्होंने पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो मैं आपको बता दूं, देखिए आरबीआई का राष्ट्रीय नेशनल, आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनल जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, 1949 में। और वैसे अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की क्षमताओं में क्या शामिल है? ये एक अलग से देखिए थोड़ा सा है, ये बड़ा काम का एक हेलीकॉप्टर था। तो इसमें जो है दागो और भूल जाओ ये भी इसी में है, ये टैंक रोधी भी था, हवा से हवा मारक, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, ये सभी इसमें है, तो आंसर कौन सा हो गया? डी। 16 अक्टूबर 2019 में विश्व मंच में भारत आखिरी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया, ये आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन हुआ था जी नई दिल्ली में। ठीक है, और इसमें देखिए दक्षिण एशिया एवं एशियान देशों के बीच विशेष स्थान दिया गया है इसमें, इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया एवं एशियान देशों के बीच जो है वो उन पर विशेष ध्यान दिया गया था। थोड़ा सा आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए लेकर आया हूँ, जुड़ते रहिएगा, शेयर करती रहिएगा भैया, शेयर कीजिएगा प्लीज़, चैनल को शेयर करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक को यानी देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया? तो ओपेक से बाहर हुआ है अभी फ़िलहाल में इक्वाडोर। कौन सा बाहर हुआ है? इक्वाडोर। ठीक है, अब बात चल रही है देखिए ओपेक की, तो थोड़ा सा आपको ओपेक के बारे में बता दूं। ये है ओपेक। अब ओपेक है क्या? इसका मुख्यालय है वियना में, वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसमें कुल ओपेक में आप कितने देश हैं? आप जो हैं ये है 13 देश। अब इसमें 13 हैं और 1 जनवरी 2019 को इसमें से जो अलग हुआ था, यानी अगर ये बात करें 1 जनवरी 2019 को अलग हुआ था इससे कतर, कतर, तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। बहुधा समाचारों में रहने वाली वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FTF मुख्यालय कहाँ है? तो FTF का मुख्यालय पूछा है इन्होंने, वो है पेरिस में। पेरिस कहाँ है जी? पेरिस है फ्रांस। और यह है अंतर सरकारी निकाय है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ के लिए मानदंड निर्धारित करना है। यह क्या है? यानी इसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको जो है सॉलिसिडेशन करना है, उसका सुदृढ़ करना है, उसके मानदंडों को, उसकी जो क्राइटेरिया उसको निर्धारित करना है, ये इसका काम होता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? तो अब जो बात चल रही है देखिए शनि के कितने चंद्रमा हैं, तो पहले आप मैं बता दूं अभी जो खोजे हैं वो 20 नए चंद्रमा खोजे हैं शनि के, 20 नए खोजे हैं। ये कब खोजे हैं? 8 नवंबर 2019 को, 8 नवंबर 2019 को 20 नए खोजे हैं। तो अब मिलाकर जो कुल संख्या हो गई है वो हो गई है 82, यानी शनि के हो गए हैं 82। और पहले जो थे वो बृहस्पति के थे सबसे ज़्यादा, वो थे 79। बृहस्पति के कितने हैं? बृहस्पति के हो गए हैं जी, बृहस्पति के हैं 79। पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा थे, अब है शनि के सबसे ज़्यादा 82। मृगमरीचिका का कारण, अब मृगमरीचिका आप जानती हैं, मृगमरीचिका देखा होगा कभी भी आपने, ये जो जितने गर्म प्रदेश हैं राजस्थान वगैरह जहाँ से आप देखेंगे, दूर से आप अगर देखेंगे तो अगर कोई चीज़ तल बहुत गर्म है तो हमें ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर कुछ पानी सा है। तो ये क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है तब हमें ये भ्रम हो जाता है इसमें मृगमरीचिका में। तो इसे ना ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें, तब पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अब कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है भैया 132। कौन सा? 132 है। अनुच्छेद 132 जो है वो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील कर सकते हैं तो वो हमें अनुच्छेद इसमें। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है?
अब देखिए कौन सा जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है, तो वो क्या जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह। इसका आंसर है ये मुफ्त कानूनी सलाह। इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया है, और ये कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जोड़ा गया है 42वां जब इस संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन इसमें हुआ था, और ये कब हुआ था, 1976 की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ए और बी का बी और विद्यार्थी हैं, बी और सी पहलवान और विद्यार्थी हैं, और डी और सी विद्यार्थी व्यापारी हैं। ए और ई समाजसेवी हैं, और बी सी और ई पहलवान हैं। ए बी और डी कवि हैं। कौन कवि पहलवान और विद्यार्थी है? तो ये थोड़ा सा देखिए, इसका मैं एक बहुत छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूँ। इस तरीके से जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए रीजनिंग का, तो आप एक ऐसे सारणी बना लीजिएगा, ऐसे एक सारणी बनाइएगा। इस सारणी में आप लिखिएगा, देखिए कितने लोग हैं इसमें, पहले ये देखिएगा आप, जितने भी हैं आप उन्हें पहले इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे। तो हम यहाँ इसे इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी, और फिर है ई भी है इसमें। तो अब यहाँ से बात करते हैं। अब मान लीजिए देखो, पहले हम लोग लगाते हैं यहाँ, तो पहले मान लीजिए क्या है, पहले है कवि, तो हम यहाँ लिख देंगे, सॉरी, हम यहाँ कवि। और यहाँ फिर है पहलवान, तो हम यहाँ लिख देंगे पहलवान ऐसे। और फिर है हमारे पास क्या, पहलवान के बाद है व्यापारी और समाजसेवी। विद्यार्थी रह गया, तो यहाँ हम विद्यार्थी लिखिएगा, यहाँ विद्यार्थी, यहाँ पहलवान, और यहाँ लिखिए आप जो व्यवसायी, क्या लिखेंगे हम, व्यापारी, यहाँ लिखिएगा व्यापारी। और ऐसे ही अगर चाहें तो और कम रहे तो एक और बना लीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा आप व्यापारी के बाद समाजसेवी, ऐसे करके। तो पहला ए और बी कवि और विद्यार्थी हैं, यानी ए जो है वो कवि है और विद्यार्थी भी है, ये तो विद्यार्थी, और बी जो है वो विद्यार्थी है। तो बी कवि और विद्यार्थी हो गए, बी जो है विद्यार्थी है, इस तरीके से। ऐसे बी और सी पहलवान है, अब बी जो है वो पहलवान भी है और जो है और सी भी पहलवान है। तो इस तरीके से आप निशान मार लगाइएगा। और इसी तरीके से देखिएगा, अगर देखिएगा डी और सी विद्यार्थी हैं, डी यानी डी जो है ये विद्यार्थी है, यहाँ हमारा विद्यार्थी हो जाएगा, और सी जो है ये भी विद्यार्थी है। आगे ए और ई समाजसेवी हैं, अब ये हमारा समाजसेवी यहाँ है, देखिएगा आप अगर देखें तो ए और ई समाजसेवी बता रहे हैं, यानी ये एक तो ए समाजसेवी है और एक ई समाजसेवी है। और दूसरा आगे देखिएगा बी सी ई पहलवान है, बी सी ई पहलवान, तो देखिए पहलवान यहाँ है, तो बी पहलवान हो गया, सी पहलवान है और ई भी पहलवान है, तो ई भी पहलवान है। तो इन्होंने ये पूछा है कि कौन कवि पहलवान और विद्यार्थी है, कवि पहलवान और विद्यार्थी वो कौन है? तो आपको ये देखिएगा, इसमें ये है बी, कौन है, यानी बी जो है वो तीनों है, कवि भी है, पहलवान भी है, विद्यार्थी भी है। तो इसकी बात यहाँ आंसर होगा ये बी। इस तरीके से सारणी बनाकर आप इसे हल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थी की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर है और सीमा जो है दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान पर परस्पर बदल लें तो राम 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन फंस जाए आपको, तो सीधा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, और बिल्कुल सीधे से देखिए। आप देखिए राम का स्थान जो है, आप देखिए राम जो है वो बाएँ से कितना, राम बाएँ से 11वें पे, बाएँ से यानी 11वें पे है, और ये सीमा जो है वो कौन से में है, 7वें पे। अब कुल मिला के होना क्या है, इन्होंने स्थान बदल लिए, तो वो कौन से है, 15 है, तो 15 में पहुंच जाता है राम। तो अगर इस तरीके को देखिए 15 में पहुंचा, 15 + 7, और इसमें से -1 अपनी ओर से करेंगे, -1, तो ये हो जाएगा 15 7 कितने होते हैं, 15 7 होते हैं 22, और 22 में से 1 घटाएंगे तो आंसर होगा 21। तो इसका आंसर है 21। दूसरा देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगली संख्या बताइए, अगली संख्या क्या है? तो देखिए अगली संख्या यानी 6 जो है, ये 6 कहाँ से आया? तो 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का घन -2, 2 का घन -2 कितना होता है, 2 का घन होता है 8, 8 में 2 के 6,
ऐसे देखिए इसे हम लिखेंगे 3 का घन माइनस 3, 27 में 3 गए तो 24। सेम इसे लिखेंगे इस तरीके से 4 का घन माइनस 4, ऐसे इसे लिखेंगे 5 का घन माइनस 5, फिर लिखेंगे 6 का घन माइनस 6, तो 6 का घन माइनस 6। और जो है लास्ट में पूछा है इन्होंने, देखो 5 संख्याएं तो लिखी है तो मैंने 5 लिख दी, छठा 7 का घन माइनस 7, 7 का घन होता है कितना, अब देखिए 7 सत्ते 49 और उससे 49 7 मतलब 343 होता है। 343 में से आप 7 कम कर दे तो 336, कितना आंसर होगा 336, ये होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है, तो ये तो है, ये लगाता है पूर्ण नियंत्रण, ये लगाता है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो अंतरिम सरकार जब देखिए सबसे पहले जब उस टाइम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार वो कब बनी थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। तो वो बनी थी 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसकी इसमें, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इसमें। तो देखिए इसमें कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू भी थे, अली जहीर भी थे, बलदेव भी थे, लेकिन इसके अंदर बी आर अम्बेडकर नहीं थे, ये बी आर अम्बेडकर नहीं थे, तो आंसर होगा डी, बी आर अम्बेडकर। आगे देखिएगा, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है, तो ये समिति है नीरज कुमार गुप्ता समिति, ये कैशलेस के लिए नीरज कुमार गुप्ता समिति। 29 देखिएगा, एक राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो कौन सी पंचवर्षीय मिशन हुआ था और कब हुआ था, वो मैं आपको बता दूं। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में था, 10वीं में, और हुआ था 2005 और 2006 में। कब, 2005 और 6 की बात चल रही है, 2005-6 में, ठीक है। और योजना के तहत प्रारंभ हुआ था, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप जानते ही हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो तो उसे मिश्रित कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। अब ट्रेजरी बिल जो है वो कौन बेचता है, ट्रेजरी बिल देखिए आपको पता ही है, ट्रेजरी बिल जो बनते हैं और सब बेचे जाते हैं वो सब आरबीआई का काम है, किसका, आरबीआई के द्वारा। तो इसका आंसर है ए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर जो है किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो वो है राष्ट्रीय आय से, किससे, राष्ट्रीय आय से। आगे देखिएगा, 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा। अब 1921 का जो मोपला आंदोलन की शाखा के बारे में बात हो रही है, तो देखिएगा ये अब जो 1921 में असल में जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तभी मोपला आंदोलन हुआ था किसानों के द्वारा। तो जब दोनों आंदोलन साथ साथ चल रहे थे ना, तो उसी में ये खिलाफत आंदोलन में मोपला आंदोलन जो था ये मिल गया था, तो ये इसी की शाखा मानी जाती है, तो इसलिए ये खिलाफत आंदोलन का एक पार्ट माना जाता है ये। दूसरा, 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो 1857 की क्रांति जो हुई थी आपको पता ही है, वो हुई थी मेरठ में। अब मेरठ में क्यों हुई थी ये, देखिए तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट ये कहाँ हुई थी, एक थी वो आपको पता होगा कैवेलरी रेजिमेंट, कैवेलरी रेजिमेंट की बात चल रही है, कैवेलरी रेजिमेंट, ठीक है। कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने असल में क्या हुआ था, वो चर्बी युक्त कारतूस थे उन्हें छूने से मना कर दिया था, और ये कौन सी थी, तीसरी कैवेलरी। तो इसलिए मेरठ से इस क्रांति का शुभारंभ हुआ था। दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ। तो मुगल शैली का जो चित्रकला का प्रारंभ हुआ था वो हुमायूं के काल से हुआ था, ठीक है। और हुमायूं ने ही उसमें इसे शुरुआत की थी। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है, तो मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है भैया वो बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है जी, रेटिना पर बनता है, ये है इसका आंसर डी। आगे देखिएगा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से है, तो आपको पता है संविधान में भारत का 2 नाम है, और भारत के वो दोनों नाम क्या है, एक भारत और एक है इंडिया। तो इसका आंसर है ए, भारत और इंडिया। दूसरा देखिएगा, कौन सा भारत शासन अधिनियम
1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। तो ये इसका जो है इन्होंने ये 1935 का जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम का जो है वो इसका अवयव नहीं है, ये पूछा है। अब देखिए जैसे पहला इसका दिया है, ये है देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निम्नलिखित जवाबदेह प्रतिनिधि, संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों की जो है वो सरकारी सदस्यों की समावती का किया जाना। तो इसमें जो असल में मेरे देखिए अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है वो है देश के लिए लिखित संविधान, इसका आंसर है ए। आगे देखिए महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसका विरोध किया था ये थे एनजी रंगा। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना तो इसी में ही चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को। इसका विरोध किया था एनजी रंगा ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए अब इसमें से ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये 1963 और ये केंद्रीय सतर्कता जो देखिए केंद्रीय सतर्कता कानून सतर्कता आयोग जो है ये है 1964। और दूसरा देखिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है ये 1985 बता रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वो 1988 में बना था। तो इसकी जो गलती है इसमें आंसर असल में इसका सी गलत है। ये हुआ था 1988, तो इसका आंसर होगा सी, बाकी सब सही है। चलिए 41वां देखिए आ गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यानी एक आमों की पेटी है, देखिएगा ध्यान समझिएगा। उसमें एक सपोज कीजिएगा ये एक पेटी है और इसमें 150 किलोग्राम आम है, कितने हैं? और उसके भीतर 8 छोटी छोटी पेटियां हैं। इसके भीतर कितनी पेटियां हैं? 8 पेटियां हैं, जिनमें प्रत्येक में बराबर वजन के आम रखे हुए हैं। अगर खाली पड़ी पेटी का वजन 6 किलोग्राम है तो प्रत्येक खाली छोटी पेटी का वजन 2 किलोग्राम है। तो प्रत्येक छोटी पेटी में रखे आमों का वजन कितना होगा ये पूछा है इन्होंने। तो देखिए मैं आपको बता दूं अब इसमें वजन कितना होगा वो देख लें पहले हम। जैसे मान लीजिए ये 6 किलोग्राम है, खाली पेटी का वजन कितना है? 6। तो 6 और प्लस देखिए ये 8 गुणा 2, क्योंकि 2 किलोग्राम का जो है वो प्रत्येक खाली पेटी का वजन 2 किलोग्राम है और 8 पेटियां हैं। तो ये जोड़ लेंगे 8 दूनी 16 और 6 22, कितना? 22 है। तो देखिए आप इसे 150 में से घटाइए, 150 में से 22 जाएगा तो बचता है 128। अब 128 है। अब कुल जो है ये देखिए खाली पड़ी पेटी का वजन कितना है? 6 किलोग्राम है। तो आप इसे 6 करके इसे डिवाइडेशन कर सकते हैं। ये 128 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बैठता है? आंसर बैठता है इसका 16। आंसर कितना बैठता है? 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए सॉरी इसमें 8 से, इस 8 से डिवाइड करेंगे इसे तो 8 का ना 8 और 8 चौक 8 छंग 48, तो आंसर होगा इसमें 16। कौन सा आंसर होगा? 16। तो क्या देखिए यह है आर्थिक समीक्षा 2018-19 में बढ़त यानी ब्लू स्काई थिंकिंग, नीले गगन के समान विस्तृत विचारधारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये थोड़ा सा इन्होंने पूछा है विस्तृत विचारधारा का। तो इसका जो आंसर है रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति के निर्माण, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और देखिए इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। अब देखिए नीचे क्या होता है, मैं आपको जैसे सपोज कीजिए ऐसे एक झील है, तो अगर ये जम गई है हाँ तो नीचे जो है पानी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका पानी का जो मिनिमम वो होता है टेम्परेचर वो 4 डिग्री सी पे होता है। कितना? 4 डिग्री सी पे जो है इस पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पे सबसे ज़्यादा होता है, और जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो ऊपर तो सतह बर्फ़ की होती है, नीचे पानी रहता है, इसकी वजह से रहता है। तो इसका आंसर होगा डी। दूसरा देखिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बहादुर शाह जफर के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है साहब? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे और हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पाता। उसका आंसर होगा
क्योंकि उसे असल में क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर को 1 लाख रुपए की पेंशन और उसके और 1 लाख रुपए की पेंशन और जो उसका किराया किराया वगैरह था वो सब दे के लंदन भेज दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये डी गलत है, इसका आंसर होगा डी। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगी। तो अगर आपने कभी देखिए पढ़ा तो है ही मैथ आपने, तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। देखिए सीधा सा फार्मूला है इसका, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M1D2H2 अपॉन W2। सीधा सा आप लगा दीजिएगा 4 गुणा 4 अपॉन 4, 4 गुणा 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 8 गुणा 8 बटे x। तो कुछ नहीं, देखिए ये 8 अट्ठे 64 और 4 चौक 16, तो ये 16 चौका 64, ये 4 की 4 की गुणा करेंगे तो x बराबर 16। कितना होगा, x बराबर होगा 16। तो इसका आंसर होगा 16। कितनी चटाई बुन जा सकती हैं, 16। आगे देखिएगा, एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था और 25 दिन के पश्चात जो छावनी में 100 सिपाही चले गए, तो शेष में कितना भोजन बचेगा। देखिए अब पहली बात थी क्या, 250 सिपाही थे, ठीक है, कितने सिपाही थे, 250। तो देखिए इसमें ये इसके जो कितने थे, 60 दिन का भोजन था उसमें। अब 60 दिन का 25 दिन के पश्चात जो है ना, उसमें से चले गए कितने, 100 सिपाही चले गए। तो आप यहाँ से इसमें क्या करेंगे, 60 में से 25 निकालेंगे तो बचेगा 35। 250 गुणा 35 बराबर ये हो जाएगा 150, और गुणा, क्योंकि जब 100 में 250 में से 100 चले गए तो 150 बचे, तो कितना हो गया x। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 0 से 0 को निपटाइए और आंसर निकाल लीजिए। x बराबर 25 गुणा 35 और बटे में 15। तो गुणा करके जब आंसर निकालेंगे आप, तो इसका आता है 58 सही है, 1/3, ये वाला भी। देखिएगा, एक कार की चाल किसी स्थान पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है और तुरंत वहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ना वापस आती है। तो इन्होंने औसत चाल पूछी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए एक फार्मूला नॉर्मल आपने पढ़ा होगा, जब भी ये सीधा सा फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये कुल दूरी पूछी है, कुल दूरी की लगा लेंगे, 60 किलोमीटर गए और 60 किलोमीटर आए। अब उसमें से देखिएगा 60 किलोमीटर गए और 60 किलोमीटर आए, तो उसमें अब कुल चाल कितनी हो गई, एक तो पहली हुई 60/20 और एक है 60/30। हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24। इसे सब हल कर लीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं। 48 देखिएगा, एक ही दूरी तय करने के लिए जा रहे दो व्यक्ति x और y की चालों का अनुपात इतना है। अब दो व्यक्ति हैं, x और y दूरी तय करने जा रहे हैं। अब मंजिल तक पहुंचने में x y से 30 मिनट अधिक लेता है, x द्वारा लिया गया समय। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनुपात जो दिया है वो चालों का दिया है। अब जैसे x अनुपात y, इनकी चालों का अनुपात दे रखा है 3:4। जब समय का अनुपात पूछेगा तो इसे हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका जो है व्युत्क्रम होता है। तो x और y का जो समय होगा, x अनुपात y का, तो हो जाएगा 4:3। तो 4:3 अगर जब समय हो जाएगा, तो देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं, x y से 30 मिनट अधिक लेता है। अब जो एक के लिए तो 30 मिनट अधिक लेता है, तो 4 के लिए कितना लेगा वो, 30 गुणा 4, तो वो लेगा 120 मिनट अधिक लेगा। तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, वो होते हैं 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे। तो आंसर होगा 2 घंटे। 49 3 नल है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। 3 नल हैं, देखिएगा यहाँ ये 3 नल हैं, A B और C। 3 जो है 6 घंटे में किसी चीज़ को भर रहे हैं। अब तीनों नल टंकी में खोल दिए जाते हैं, 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। अब A और B शेष भाग को 7 घंटे में भरते थे, केवल C कितनी देर में खाली करेगा। तो C का समय पूछा है, तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला बताता हूँ आपका, C का समय। C का इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो देखिएगा यहाँ देखा कितने घंटे, 7 घंटे में भर रहा है। पहले कितने घंटे थे, 6 घंटे थे, 7 और 6। अब देखिएगा, और ये कितने जो है 3 की बात चल रही है, 3 नल है, तो आप इसे 3 से डिवाइड करें, 3 दूनी 6, तो आंसर होगा 14। कितना, 14 घंटे। 14 घंटे इसका आंसर होगा, 14 घंटे। दूसरा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिलीप राम अमर ने
क्रमशः ये देखिए एक व्यापार शुरू किया था। एक दिलीप थे, एक राम थे और एक अमर थे। इन तीनों ने, एक ने 2700 रुपये लगाए और एक ने 8100 रुपये लगाए और दूसरे ने 7200 रुपये लगाए। इन दोनों तीनों को जीरो को निपटाइएगा और काटिएगा 9 से। 9 तिया 27, 9 9 में 81 और 9 8 72, तो ये बैठता है 3:9:8। तो इन्होंने इतना लगाया, तो इसमें वर्ष के अंत में राम को 3600 मिल रहे हैं, तो राम का कुल लाभ पूछना है। अब राम को मिल रहे हैं 3600, तो लाभ तो आप आसानी से बता ही देंगे, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। राम का लाभ कितना, हम देखिए राम का लाभ, और राम कौन सा है, राम है बीच का, तो इसका जो है बैठता है 9। तो 9 बटे कितना, अब कुल हमारा देखिए ये बैठते हैं, अगर हम जोड़ेंगे 8 और 9 17 और 3 20, तो ये हो जाएगा 20/9 और गुणा 3600, कितना 3600। तो 9 चौक 36 से काट लेंगे और 4 दूनी 8, तो होगा 8000। कितना आता है 8000, इसका आंसर होगा 8000। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया था। और देखिएगा इसी तरह के जो 50 खंड शिक्षा अधिकारी के क्वेश्चन हैं, इनमें भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे दोबारा बता देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में फिर से दोबारा बता दूंगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, कोई परेशानी, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो हम आपकी समस्या के लिए हमेशा तत्पर हैं। जो भी परेशानी आपको हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा और आप देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ